हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे स्टूडेंट्स का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज की क्लास टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटोरियल पे बेस्ड है, एज यंग विजडम, यानी कि नए ज़माने की सोच इसका टाइटल है। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पुराना और नया ज़माना कैसे सोचता है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इस आर्टिकल में देखेंगे। दुनिया भर में स्टूडेंट अपराइजिंग्स आप देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स जो है क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आर्टिकल आपको बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको अपने क्विज़ के साथ में। अपनी क्लास जो होती है एक ऑल राउंड पैकेज है। आप इसमें ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब सब चीज़ों को सीखेंगे और क्लास के लास्ट में जो भी आपने सीखा इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। अगर मन से सीखा होगा तो 10 में से 10 आपको मार्क्स मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए लेक्चर को शुरू करें। चलिए, कह रहा है जी एज यंग विजडम। देखिए, विजडम का मतलब होता है समझदारी, बुद्धिमानी। एक फ्रेज होता है एज ओल्ड। एज ओल्ड मतलब जो बहुत पुराना हो, और उसका बिल्कुल उल्टा हो गया एज यंग। एज यंग का मतलब जो बिल्कुल नया हो। तो एज ओल्ड काफ़ी पुराना, एज यंग यानी नए ज़माने का। कह रहा है जी नए ज़माने की जो विजडम है, जो समझदारी है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जो आजकल आप 15, 20, 25, 30 साल के युवा में देखते हैं उसको बोलते हैं एज यंग विजडम। चलिए, क्या समझदारी है भाई युवा में, किस चीज़ की बात कर रहा है। कह रहा है जी यूथ अनरेस्ट वर्ल्ड वाइड heralds द नीड फॉर लीडरशिप टू इंगेज, एडेप्ट एंड एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस। कह रहा है जो यूथ अनरेस्ट है, अनरेस्ट का मतलब क्या हुआ भाई। देखिए, रेस्ट का मतलब होता है आराम, शांति। अनरेस्ट जो है आराम शांति का बिल्कुल उल्टा है, इसका मतलब होता है उथल पुथल। कह रहा है जी यूथ में यानी कि युवाओं में जो उथल पुथल है दुनिया भर में, कहीं पे झगड़ा कर रहे हैं, कहीं पे क्रांति कर रहे हैं, कहीं पे प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना। कह रहा है जी यूथ में जो इस तरह की उथल पुथल है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड, वो हेरल्ड करती है, वो एक निशान बन के आती है। हेरल्ड करना किसी चीज़ का एक संकेत बनना, और वो संकेत किस चीज़ का है भाई, वो है उस नीड का, उस ज़रूरत का, जो है लीडरशिप के लिए, सरकारों के लिए। लीडरशिप यानी जो देश चलाने वाले लोग हैं, और ज़रूरत है इन सभी कामों को करने की। पहला काम है इंगेज करना यानी इन्वॉल्व होना। दूसरा काम है अडेप्ट करना यानी खुद को ढालना। तीसरा काम है एड्रेस करना यानी हल निकालना, सॉल्यूशन निकालना इमर्जिंग चैलेंजेस का, उभरती हुई समस्याओं का। लंबा सेंटेंस था, बड़े अच्छे अच्छे भारी भरकम वर्ड्स हैं, लेकिन छोटा छोटा पीस करके आपने इसको पढ़ा। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा जो बच्चे क्लासेस में नए हैं वो अपनी शुरुआत इन क्लासेस के जरिए कैसे करें। ठीक है, अब इसको पूरा करते हैं। तो यूथ अनरेस्ट जो है, उथल पुथल दुनिया भर में, वो एक संकेत बन के आई है, हेरल्ड कर रही है इस ज़रूरत को कि सरकारें कैसे तो इंगेज करें, कैसे अपने आप को ढालें और कैसे हल निकालें उभरते हुए चुनौतियों या समस्याओं का, इमर्जिंग चैलेंजेस का। अनरेस्ट सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, हेरल्ड इसकी वर्ब है पिंक कलर में। ये वर्ड शायद आपके लिए नया होगा, अभी डिटेल में दिखाऊंगा आपको मैं। जब भी कोई चीज़, जैसे आंधी है, वो तूफान को हेरल्ड करती है। हल्की फुल्की आंधी आ रही है ना, तो आपको पता लग जाएगा कि बारिश आने वाली है, तूफान आने वाला है। तो जब भी किसी चीज़ का आप संकेत बनेंगे तो आप उसको हेरल्ड करेंगे। चलिए, जल्दी से इस आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालते हैं। देखिए, एज सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स आपकी प्रिपरेशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ना, करंट अफेयर्स को इकट्ठा करना, एनसीईआरटी के थ्रू अपनी फाउंडेशन बनाना, साथ ही मॉक टेस्ट लगा करके रियल एग्जाम एक्सपीरियंस लेना। इन सभी चीज़ों में बहुत सारा वक्त और एनर्जी चला जाता है। एक प्लेटफॉर्म से अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म से आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो और इसी एनर्जी और टाइम को बचाने के लिए आपके लिए एक नया प्रोडक्ट है टेक्स्ट बुक का, टेक्स्ट बुक पास एलीट। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स के टेस्ट, मेंस के मॉक टेस्ट, सी सेट के टेस्ट, एनसीईआरटी के टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। साथ ही आपको स्टैटिक जीके के लिए मिलती हैं चीट शीट्स। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कल की चीट शीट है जिसमें आपको 1857 के रिवोल्ट के बारे में एक स्नैपशॉट दिया गया। कंप्लीट पैकेज है, अवेलेबल है टेक्स्ट बुक पे। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। जैसे 4000 प्राइस दिखा रहा है 1 साल का इस पूरे पास का। आप इस पर कूपन लगाएंगे YT12, YT12। जैसे इस कूपन को अप्लाई करेंगे आपका प्राइस खटके 10% हो जाएगा 3600।
टेक्स्ट बुक एलीट पास का प्रोडक्ट लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में, ज़रूर से इसको एक्सप्लोर करें और कूपन लगाएं YT12 ताकि आप पैसा, टाइम और रिसोर्सेज तीनों बचा सकें अपनी प्रिपरेशन के दौरान। चलिए, एज यंग विजडम, थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ इसको मैं। पहला वर्ड ही अपने पास आज का हेरल्ड। बताया था मैंने आपको किसी चीज़ का साइन बनना या निशान बनना जो आने वाली है। ChatGPT हेरल्ड्स अ न्यू एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ChatGPT नाम का जो ये सॉफ्टवेयर है या जो सर्विस है, ये एक निशान है, एक हेरल्ड करने का काम कर रही है एक नए युग का जो AI का आने वाला है। ठीक है, तो इससे हमें आइडिया लग गया कि आगे AI में क्या होगा। आज से 20 साल बाद अगर आप है ना देखेंगे तो पता नहीं कहाँ किस लेवल तक AI खड़ी होगी। ChatGPT आज अगर आ चुका है तो। चलिए, इसको हार्बिंगर भी बोलते हैं, ऑगर भी बोलते हैं। और जब भी किसी चीज़ का आप निशान बनते हैं, आने वाली चीज़ का संकेत देते हैं, तो आप उसको प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं, उसकी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। तो प्रिडिक्ट करना, प्रेसेज करना, फोरटेल करना, किसी चीज़ के बारे में पहले से बताना, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे। हार्बिंगर वर्ड को जरूर नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम्स में वर्ड आया हुआ है ना, हार्बिंगर। चलिए, अगला वर्ड है अपने पास गैल्वेनाइज। थोड़ी बहुत आपने फिजिक्स पढ़ी है, अगर केमिस्ट्री पढ़ी है 10th 11th 12th में, तो आप क्या करते हैं, चीज़ों को गैल्वेनाइज करते हैं, लोहे को गैल्वेनाइज करते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। अगर वहाँ से कनेक्ट कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो उसका सीधा मतलब होता है किसी चीज़ को स्टिमुलेट करना कि वो हरकत में आए, किसी चीज़ को हरकत में लाना, आसान भाषा में किसी चीज़ को हरकत में लाना। द थ्रेट ऑफ लूजिंग जॉब्स टू AI हैज़ गैल्वेनाइज्ड द IT सेक्टर एम्प्लॉयज़ इनटू अपस्किलिंग एंड अडेप्टिंग टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। जो थ्रेट या चुनौती है नौकरी खो देने की, लूज जॉब कर देने की, और किसके सामने, AI के सामने। कह रहे इस चुनौती ने हरकत में ला दिया है, गैल्वेनाइज कर दिया है IT सेक्टर के सभी एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, किस काम में भाई गैल्वेनाइज, किस चीज़ के लिए किया कि एक तो वो अपस्किल करें, अपने आप को बेहतर करें, अपस्किल करना, स्किल्स को बेहतर करना, और दूसरा वो अडेप्ट करें, अपने आप को ढालें उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ या तकनीक के सामने। तो अगर आपको लगे कि मेरी जॉब जाने वाली है AI की वजह से, तो आप कुछ ऐसा काम करना सीख लोगे आपकी जॉब ना जाए, है ना। तो दे हैव गैल्वेनाइज्ड द IT सेक्टर एम्प्लॉयज़। मोटिवेट करना, एक्साइट करना, अराउज करना, प्रोवोक करना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, अगला वर्ड है स्प्री। देखिए, स्प्री का मतलब होता है वाइल्ड एक्टिविटी, कोई काम जो आप करने लग गए और फिर उसको बेइंतहा किए जा रहे हो। ईटिंग स्प्री का मतलब है आप खाए जा रहे हो। ड्रिंकिंग स्प्री का मतलब है आप, है ना, कोई चीज़ है उसको पिए जा रहे हो। शॉपिंग स्प्री का मतलब है बाजार में गए और सारा पैसा उड़ा दिया, शॉपिंग किए जा रहे हो। ठीक है, तो वाइल्ड तरीके से जब कोई काम करते हैं दैट इज कॉल्ड स्प्री। शी वेंट ऑन अ शॉपिंग स्प्री, वो एक शॉपिंग स्प्री पे चली गई या शॉपिंग की वाइल्ड एक्टिविटी पे चली गई, निकल गई एट द वीकेंड पे, एंड स्पेंट फार टू मच मनी, और उसने खर्च दिया बहुत सारा पैसा, फार टू मच मनी। इसको बिंज भी बोलते हैं, रैम्पेज भी बोलते हैं। आज स्प्री नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। ठीक है, ये भी शायद नया वर्ड आपके लिए। अगली फ्रेजल वर्ब तो पुरानी है, बहुत बार आ चुकी है, ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को कॉज करना कि वो ओकर हो, किसी चीज़ को घटित करवाना या उसको लेकर के आना। ठीक है ना, किसी चीज़ के होने को घटित करवाना। जैसे कंटिन्यूअस वॉर्स ब्रॉट अबाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लगातार चलती हुई वॉर्स ने, जंगों ने ब्रिंग अबाउट किया है। देखो सेकंड फॉर्म लगी हुई है ब्रिंग की, ब्रॉट। तो उन्होंने ब्रिंग अबाउट किया है या उन्होंने कॉज टू अकर किया है, घटित करवाया है बहुत बड़ी अमाउंट को, मात्रा को, डिस्ट्रक्शन की, तबाही की। ब्रिंग अबाउट को एनजेंडर करना, जनरेट करना, जर्मिनेट करना, ये सारे वर्ड से बताया जाता है। आज ये फ्रेजल वर्ब यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। चलिए, लास्ट वर्ड है अपने पास, ये एडिशनल है। देखिए, कल की या परसों की क्लास में आपको मैंने एक वर्ड सिखाया था, कौन सा, फिलाटेलिस्ट। ऐसा आदमी जो पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करे, पोस्ट कार्ड्स को कलेक्ट करे, है ना, वो रेवेन्यू टिकट्स को कलेक्ट करे। तो वो कलेक्शन वाले हमने वन वर्ड्स जो है शुरू किए थे। आज एक और वन वर्ड है अपने पास, ऐसा आदमी जो सिक्के इकट्ठे करता हो, पुराने सिक्के, 100 साल पुराने, 150 साल पुराने। तो ये सिक्के इकट्ठे करने की जो कला है या जो प्रैक्टिस है, प्रथा है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में न्यूमिस्मैटिक्स, और ऐसे आदमी को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। ठीक है, कॉइन कलेक्टर बोल सकते हैं आप इसको आसान भाषा में। तो वन वर्ड है, सिक्के इकट्ठा करने वाला आदमी न्यूमिस्मैटिस्ट कहलाता है।
द सिटीज फेमस न्यूमिस्मैटिस्ट हैड सेवरल हिस्टोरिकल कॉइन्स इन हिज पोजेशन। सिटी के सबसे फेमस न्यूमिस्मैटिस्ट के पास या कॉइन कलेक्टर के पास बहुत सारे ऐतिहासिक सिक्के थे उसके पोजेशन में, उसके, है ना, उसके पोजेशन समझते हैं ना, किसी के पास कोई चीज़ होती है तो पोजेशन में होती है। चलिए, वैसे तो ये वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में आज भी इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं। जनरली इस वर्ड को आप कहीं नहीं देखोगे रीडिंग में, और कहीं नहीं आता है वर्ड। चलो, वन वर्ड है, वन वर्ड के हिसाब से याद रखना। अच्छा, ऐसा आदमी जो पिक्चर्स को कलेक्ट करता हो, यहीं पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। भाई, आपने सिक्के इकट्ठा करने वाला देख लिया, पोस्टेज स्टैम्प इकट्ठा करने वाला देख लिया, ऐसा आदमी जो पिक्चर्स को इकट्ठा करता हो, और वो भी रिलीजियस पिक्चर्स, गॉड्स की, डीटीज़ की, देवी देवताओं की, ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? कल की क्लास में करवाऊंगा, उससे 2 वन वर्ड्स बनते हैं, आइकन से बनने वाले। कोशिश करना जिन बच्चों को याद हो कमेंट्स में डालना, पिक्चर्स को इकट्ठा करने वाला आदमी। चलिए आगे बढ़े। एक समरी आपको देख किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है जी, दुनिया भर में आप स्टूडेंट अपराइजिंग्स देखेंगे हिस्ट्री के अंदर, चाहे तो यूक्रेन में, चाइना में तियानमेन स्क्वायर में, यूएस के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर, है ना, भारत में भी आप देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स जब जब अपराइज करते हैं, अपराइज का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना, अक्सर उससे सरकारें बदल जाती हैं। और सरकारें क्यों बदलती हैं? क्योंकि इतना माहौल बदल गया होता है कि पुराने लोग सरकार में बैठे नए ज़माने के हिसाब से सोच नहीं पा रहे होते हैं, तो फिर स्टूडेंट अपराइजिंग के अंदर अल्टीमेटली सरकार को बदलना पड़ता है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि यही स्टूडेंट अपराइजिंग आज भी हमें देखने को मिल रही है बहुत सारी कंट्रीज़ में, और ये हेरल्ड करती है, एक निशान बनती है कि शायद जो बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं सरकारों में दुनिया भर के, उनको नए ज़माने से सोचने की ज़रूरत है। एडवाइजरी और कॉशनरी टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। एडवाइज कर रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि सही वक्त रहते स्टूडेंट्स को समझने की कोशिश करो। अब ये सारे एग्जाम्पल्स आपको देगा दुनिया में कहाँ कहाँ स्टूडेंट, है ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस आर्टिकल में अपने देखेंगे। शुरू करें। कैराजी एडमंड बुर्के सेड, अब क्या बोला उन्होंने? द एरोगेंस ऑफ एज मस्ट सबमिट टू बी टॉट बाय यूथ। कैराजो एडमंड बुर्के नाम के आदमी थे। एडमंड बुर्के एक इंग्लिशमैन है, या थे यूं समझ लो, आज से 200 साल पहले। बड़े इंपॉर्टेंट आदमी थे, वहाँ की पार्लियामेंटेरियन थे, स्टेट्समैन थे, है ना, रिफॉर्मिस्ट थे। तो ये एक महान हस्ती थे इंग्लैंड की, ऐसा समझो। कह रहे जी, इंग्लैंड की एक महान हस्ती ने आज से 200 साल पहले ऐसा कहा। क्या कहा उन्होंने? एडमंड ने, उन्होंने ये कहा, जो एरोगेंस है, एरोगेंस का मतलब होता है गुमान, घमंड, और घमंड जो होता है एज का, यानी एक्सपीरियंस का, अनुभव का। कह रहे जी, अनुभव के एक्सपीरियंस को सबमिट टू कर देना चाहिए, घुटने टेक देने चाहिए। सबमिट टू करना, किसी के सामने हथियार डालना, और किसके सामने? कि वो टॉट हो, वो सिखाया जाए या पढ़ाया जाए यूथ के द्वारा, नौजवानों के द्वारा। तो एडमंड ने यही बोला था कि एज या अनुभव के आधार पे आपको घमंड नहीं करना है। उस घमंड को हमेशा आपको नई लर्निंग लेने के लिए उस घमंड को घुटने डाल के, घुटने टिका के रखना है। ठीक है ना। यूथ से अगर कोई भी नया लेसन मिलता हो तो अपने एक्सपीरियंस के घमंड को साइड में कर देना है। कहने का मतलब ये, समझ गए? थोड़ा अलग तरीके से मीनिंग निकलेगा इसका। सबमिट टू का मीनिंग आपको देखना पड़ेगा, किसी चीज़ के सामने हथियार डालना, सरेंडर करना। चलिए, बुर्के साहब की वर्ड है सेट, डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है ना, इन्वर्टेड कोमा, कोट एंड कोट। एरोगेंस यानी घमंड, वर्ब है इसकी मस्ट सबमिट टू। सबमिट टू अंग्रेजी में एक फ्रेज है, किसी के सामने हथियार डालने के लिए। एरोगेंस को आप प्राइड भी बोलते हैं, और इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस है ना, आपके अंदर का गुमान। एक वर्ड और आपको मैंने करवाया था, हैंडेडनेस वाला। मैं यहाँ पे पॉज ले रहा हूँ। हाई हैंडेडनेस, अंडर हैंडेडनेस, हार्ड हैंडेडनेस, लाइट हैंडेडनेस। कौन सा वर्ड कनेक्ट करोगे भाई? चलो, जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये 3-4 वन वर्ड्स आपको पिछली 2-3 क्लासेस में करवाए थे। और गुमान के लिए जो वर्ड है हमारे पास वो होता है हाई हैंडेडनेस। ठीक है, आप अपना हाथ हमेशा हाई रखते हो, ऊपर रखते हो सामने वाले के। आपको अपने अंदर थोड़ा घमंड है, अपना हाथ कभी नीचे नहीं होने देते हो, हाई हैंडेडनेस है आप में। चलिए, कह रहे जी, व्हाट इज चाइनाज यूथ ट्राइंग टू टेल इट्स लीडरशिप टुडे। कह रहा है जी, चाइना की जो यूथ है, चाइना का जो युवा है,
क्या वो कोशिश कर रहा है बताने की, टेल करने की अपनी लीडरशिप को आज। सवाल पूछा गया यहाँ पे, वर्ड से सेंटेंस शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले रखी हुई है। ठीक है ना, जब भी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन हो, वर्ड से, हाउ से, वेयर से, व्हेन से, वाई से सेंटेंस शुरू हो रहा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्वर्जन। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट अभी आगे डिटेल में करवाऊंगा। चलो, इसके अपवाद करवाऊंगा इनफैक्ट, कब ऐसा नहीं करना है ना, आगे डिटेल में देखेंगे। तो क्या कह रही है चाइना की यूथ भाई, कह रहे जी अ स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स इन रीसेंट वीक्स हैज़ गिवन कम्युनिस्ट बॉसेस आ स्केयर। कह रहा है एक स्पेट हुआ है, एक झड़ी हुई है, एक बहुत बड़ी मात्रा हुई है। स्पेट का मतलब होता है एक के बाद एक, कोई एक वेव आ जाए, लहर आ जाए ना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं स्पेट, सीरीज। कह रहा है एक श्रृंखला या लहर आई है इंसिडेंट्स की, कुछ हादसों की या कुछ घटनाओं की पिछले कुछ हफ्तों में। कह रहा है और इन घटनाओं ने, इंसिडेंट्स ने दे दिया है चाइना के कम्युनिस्ट बॉसेस को, यानी साम्यवादी बॉसेस को, जो चाइना के ऊपर बैठे लोग हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में। कह रहे हैं उनको दे दिया है एक स्केयर या उनको एक डर। स्केयर का मतलब होता है फियर, पैनिक, है ना। तो काफ़ी हादसे ऐसे हुए हैं, इंसिडेंट्स हुए हैं चाइना में 2-3-4 हफ्तों में कि शी जिनपिंग की जो पार्टी है उनके लोग जो हैं डर गए हैं स्टूडेंट्स की वजह से। चलिए, स्पेट यानी श्रृंखला, स्पेट की वर्ब है हैज़ गिवन। टू गिव समवन अ स्केयर यानी किसी को डरा देना, किसी के मन में डर बिठा देना। चाइना में तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है स्टूडेंट अपराइजिंग की, आपने सुना होगा तियानमेन स्क्वायर का किस्सा, अभी आपको डिटेल में बताएंगे आगे। कह रहा है जी फर्स्ट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर सीन साइकिलिंग मोर देन 30 माइल्स फॉर जेंगजू टू केफेंग इन सेंट्रल चाइना। सबसे पहले ये हुआ कि हजारों स्टूडेंट्स को देखा गया कि वो दिखाई दिए, है ना, स्टूडेंट्स वर सीन, दिखाई दिए साइकिल करते हुए 30 माइल से भी ज़्यादा। 30 माइल कितना हो गया, लगभग 45 किलोमीटर, एक मैराथन रेस के आसपास। तो 45 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और ये गए थे जोंगजू से केफेंग तक, सेंट्रल चाइना में। अच्छा, और ये क्यों गए भाई, साइकिल चला के 45 किलोमीटर क्यों गए चाइना में? ऑल फॉर अ सूप डम्पलिंग ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के लिए। कह रहा है जी ऑल फॉर, सिर्फ इसलिए, ऑल फॉर मतलब सिर्फ इस काम के लिए। और वो काम था एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो केफेंग डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, सूप डम्पलिंग ब्रेकफास्ट उसको बोलते हैं। डम्पलिंग क्या होता है, अपने हिंदी में बोल दो उसको गुलगुला, है ना, मीठा गुलगुला, या फिर चाइनीज़ में बोल दो उसको मोमो, वो डम्पलिंग होता है। और सूप आप समझते ही हैं, तो सूप और गुलगुलों वाला एक ब्रेकफास्ट मिलता होगा केफेंग में। तो उस ब्रेकफास्ट को खाने के लिए और सरकार को चिढ़ाने के लिए हज़ारों लोग साइकिलों पर बैठ के ब्रेकफास्ट का बहाना लेकर के सरकार के, है ना, सामने जो है निकले। मतलब ऐसे निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे तो सरकार मारेगी डंडे। वहाँ तो टैंक वैंक भी चढ़ा देते हैं, आपने सुना होगा तियानमेन स्क्वायर 1989 के आसपास, 88 में वहाँ पे स्टूडेंट अपराइजिंग हुई थी। तो स्टूडेंट्स के ऊपर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने टैंक चढ़ा दिए, मार दिया उनको, कुचल दिया। तो अब ये प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, ये ऐसे ब्रेकफास्ट का बहाना लेंगे और हज़ारों लोग साइकिल में निकल जाएंगे। चलिए, थाउजेंड्स की वर्ब है, थाउजेंड्स की वर्ब है वर सीन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दिस मार्च ऑफ द यंग वॉज इनिशियली एनकरेज्ड बाय चाइनीज़ अथॉरिटीज़। कह रहा है ये जो मार्च थी या जो रैली थी, द यंग की यानी युवाओं की, द प्लस में यंग कॉमन प्लूरल नाउन, युवाओं की इस रैली को शुरू में इनकरेज भी किया गया था चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा, चाइना में बड़े बैठे अफसरों के द्वारा। और इससे पहले कब? कह रहा है जी बिफोर दे गॉट कोल्ड फीट एंड क्रैक डाउन ऑन साइकिल राइड्स। कह रहे जी इससे पहले कि वो सब लोग डर गए, दे गॉट कोल्ड फीट, ठंडे पाँव मिल जाना आपको, मतलब आप आगे चल नहीं पा रहे हो भाई, ज़मीन ठंडी है, ठंडे पाँव मतलब ज़मीन ठंडी है, आपके पाँव ठंडे हो गए, अब चलोगे कैसे उस पर? तो टू गेट कोल्ड फील्ड का मतलब होता है डर जाना, नर्वस हो जाना या किसी चीज़ में हेजिटेट करना। कह रहे कि इससे पहले कि वो सब नर्वस ना हो गए और उन्होंने क्रैक डाउन करना ना शुरू कर दिया, यानी शिकंजा कसना ना शुरू कर दिया इन साइकिल सवारों पे। तो शुरू में तो इनको लगा अच्छा है, चलो जाएंगे शांति से घूमेंगे, है ना, बढ़िया कुछ रिपोर्टिंग मिलेगी। बाद में इनको पता लगा कि ये तो गलत काम हो रहा है, इनके मंशा तो कुछ और है साइकिलिस्ट की। तो इन्होंने फटाफट से उनको मार भगाया वहाँ से, साइकिलों से, है ना, हाईवे से। चलिए, मार्च जो है सब्जेक्ट है, वॉज एनकरेज्ड पैसिव वॉइस में इसकी वर्ब है। इस मार्च को, इस रैली को एनकरेज किया गया था शुरू में, लेकिन बाद में अथॉरिटीज़ डर गई और इस मार्च में बैठे हुए लोगों को या जाने वालों को क्रैकडाउन किया। क्रैकडाउन करना, शिकंजा कसना, धर पकड़ करना, लोगों को मार भगाना। चलिए
मार्च से 2-3 वन वर्ड्स बनते हैं रैली से। मार्च का मतलब समझते हैं ना, ये वो जनवरी फरवरी वाला मार्च नहीं है, स्पेलिंग वही है लेकिन नाउन फॉर्म में मार्च का मतलब होता है रैली। तो ये 4 तरह की रैलियाँ और होती हैं, कैवलकेड, मोटरकेड, कॉटेज और रेटिन्यू। करवाई हुई हैं आपको, एक बार यहीं पॉज करो वीडियो को, आपको कितनी याद है। मैं फटाफट इनके मीनिंग्स लिख रहा हूँ ताकि दिमाग में रजिस्टर हो जाए आपके। देखिए कैवलकेड का मतलब होता है अ मार्च ऑन हॉर्सबैक्स, ठीक है। घुड़सवारों की जो रैली होती है उसको बोलते हैं कैवलकेड। और घुड़सवार के लिए अंग्रेजी में वर्ड भी है कैवेलियर, ठीक है, कैवेलियर। तो वहीं कैवेलियर लोगों की जो केड है वो कहलाती है कैवलकेड, ऐसे इसको आप याद रख सकेंगे। मोटरकेड का मतलब होता है जी व्हीकल्स के ऊपर कोई रैली, अ मार्च ऑन मोटर व्हीकल्स, चाहे तो स्कूटर्स पे, बाइक्स पे, एक्टिवास पे, गाड़ियों पे, कोई भी व्हीकल्स के अंदर जब कोई रैली चलती है, काफिला चलता है, उसको बोलते हैं मोटरकेड। चलिए, कॉटेज का मतलब होता है अ फ्यूनरल मार्च, समझते हैं ना, अंतिम यात्रा किसी की जो होती है उसको बोलते हैं कॉटेज, जिसमें सब लोग फूल बरसाते हुए चलते हैं, कॉटेज। और लास्ट में बोलते हैं वर्ड है रेटिन्यू। देखिए रेटिन्यू का मतलब होता है एक बड़े वीआईपी आदमी का जो काफिला होता है ना, उसको बोलते हैं रेटिन्यू। अ मार्च विथ अ वीआईपी, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड है एंटराज, हिंदी में इसको काफिला ही बोला जाता है। कोई बड़ा आदमी आ रहा है, 4 गाड़ियां आगे 3 गाड़ियां पीछे, है ना, उसको एंटराज या अंग्रेजी में बोला जाता है रेटिन्यू। भारी भरकम वर्ड्स हैं, रैलियों से रिलेटेड है, दिमाग के कोने में एक साथ रखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़ेंगे आगे। टू गेट कोल्ड फील्ड यानी डर जाना, नर्वस हो जाना। कह रहे जी देन 8 पीपल वर किल्ड एंड 17 वर इंजर्ड इन अ स्टैबिंग स्प्री ऑन अ कॉलेज कैंपस इन ईस्टर्न चाइना। कह रहे इसके बाद दूसरा एक हादसा हुआ चाइना में ही, 8 लोग तो मारे गए पैसिव वॉइस में और 17 इंजर हो गए एक स्टैबिंग स्प्री में। स्प्री आपको पता होगा, वो एक वाइल्ड एक्टिविटी, खाने लगे तो खाने ही लगे, है ना, टीवी देखने लगे तो देखने ही लगे, और स्टैब करने लगे यानी चक्कू से असॉल्ट करने लगे तो करने ही लगे, एक के बाद एक के बाद एक चक्कू से लोगों को गोदना शुरू कर दिया। तो इस तरह से चक्कू के गोदने की एक स्प्री के अंदर 17 लोग इंजर्ड और 8 लोग मारे गए कॉलेज के कैंपस में, चाइना के ईस्टर्न पार्ट में। चलिए, अब ये क्यों हुआ वो आगे बता देगा। पीपल की वर्ब है वर किल्ड पैसिव वॉइस में, और 17 की वर्ब है वर इंजर्ड। वर यहाँ भी लगा हुआ है, ऑलरेडी आ गया तो दूसरी बार नहीं लिखा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एक बार आ जाए तो उसी सेंटेंस में दूसरी बार स्किप कर दी जाती है। स्टैब करना, किसी पे चक्कू गोदना, स्प्री का मतलब है वाइल्ड एक्टिविटी। कह रहा है जी द सस्पेक्ट वॉज रिपोर्टेडली लैशिंग आउट फॉर फेलिंग एन एग्जाम। जो सस्पेक्ट था, जो संदिग्ध था, जिसने काम किया, कथित तौर पे वो लैश आउट कर रहा था, अपना गुस्सा निकाल रहा था। और किस चीज़ के लिए? एक एग्ज़ाम में फेल हो जाने की वजह से। अच्छा, और क्या हुआ इसके साथ? नॉट रिसीविंग हिज ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से। और तीसरा क्या हुआ? एंड डिससेटिस्फैक्शन ओवर इंटर्नशिप कॉम्पनसेशन, उसके डिससेटिस्फैक्शन की वजह से, असंतोष की वजह से, जो कंपनसेशन उसको मिलता था, जो पैसा या सैलरी उसको मिलती थी इंटर्नशिप के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान। तो अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो बीच में एक इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको 4-6 महीने इंडस्ट्री में जाके काम करना होता है, थोड़ा पैसा भी मिलता है आपको हल्का फुल्का। तो इस यूथ का कोई है ना, एग्ज़ाम में फेल हो गया, इंटर्नशिप में बहुत कम पैसा मिला, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिला नहीं, तो इसका गुस्सा उतारा उसने इतने लोगों को चक्कू से गोद के। चलिए, सस्पेक्ट की वर्ब है वॉज लैशिंग आउट, लैश आउट करना, कुछ करके या कुछ बोल के अपना गुस्सा उतारना, ठीक है। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना या वेजेस, है ना, आपका मेहनताना या किसी चीज़ का हर्जाना कहलाता है कंपनसेशन। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। कह रहा है जी ऑल ऑफ दिस विल गिव अथॉरिटेरियन चाइनाज लीडरशिप स्लीपलेस नाइट्स। कह रहा है ये सारी घटनाएं जो हमने आपको बताई, ये सारी घटनाएं देंगी अथॉरिटेरियन चाइना की लीडरशिप को, चाइना की उस नेतागिरी वाली सरकार को, लीडरशिप को, जो अथॉरिटेरियन है, जो तानाशाही है। कह रहा है और क्या देंगी? स्लीपलेस नाइट देंगी, बिना नींद वाली रातें देंगी। और क्यों देंगी? कह रहा है जी क्योंकि एस द इकॉनमी स्लोज डाउन एंड प्रॉस्पेक्ट्स फॉर यू डिम, क्योंकि इकॉनमी वहाँ की स्लो डाउन करती है और जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं, संभावनाएं हैं यूथ के लिए, यंग लोगों के लिए, वो डिम हो रहे हैं, धीमे पड़ रहे हैं, मंदे पड़ रहे हैं।
तो एक तो ये सब हो रहा है, ऊपर से इकॉनमी और स्लो हो रही है, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोगों को रातों में नींद नहीं आती होगी कि स्टूडेंट्स को आगे कैसे कंट्रोल किया जाए। चलिए, ऑल ऑफ दिस की वर्ब है विल गिव। टू गिव समवन स्लीपलेस नाइट्स, यानी किसी की रातों की नींद उड़ा देना। इकॉनमी की वर्ब है स्लोज डाउन, स्लो डाउन करना, धीमा पड़ना, मंदा पड़ना। प्रॉस्पेक्ट्स यानी संभावनाएं, प्रॉस्पेक्ट्स की वर्ब है डिम। डिम समझते ना, लाइट डिम होती है तो लाइट धीमी हो जाती है ना, वैसे ही संभावनाएं भी कम हो रही हैं यूथ के लिए। कह रहा जी रिकॉल दैट इट वॉज यंग पीपल प्रोटेस्टिंग विद ब्लैंक पेपर्स दैट फोर्स चाइनीज अथॉरिटीज़ टू लिफ्ट देयर एक्सट्रीम कोविड रेस्ट्रिक्शंस इन 2022। कह रहा जी रिकॉल करो, याद करो कि ये यंग पीपल ही थे। देखो, इट वॉज यंग पीपल मतलब ये यंग पीपल ही थे। इट वॉज मी मतलब ये मैं ही था। इट वॉज यू मतलब ये तुम ही थे, है ना, ये स्ट्रक्चर देखना। तो ये यंग लोग ही थे, नौजवान ही थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे खाली कागज़ों के साथ, जिन्होंने फोर्स किया चाइना की अथॉरिटीज़ को कि वो हटा दें या लिफ्ट कर दें उनके बहुत ही ज़्यादा हार्ड और एक्सट्रीम कोविड की रेस्ट्रिक्शंस को, पाबंदियों को, जो 2022 में उन्होंने लगाई थी। तो अगेन, चाइना में आप कुछ कह के प्रोटेस्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, तो आप कागज़ पे लिख करके तो कुछ कह नहीं सकते हो, तो आप खाली पेपर ही लेकर के आगे और प्रोटेस्ट करने लगे ताकि आप पे कोई राजद्रोह का केस ना लगे। पेपर खाली है लेकिन वो सिंबल है कि आप उस पेपर पे कुछ लिख करके लाना चाहते थे जो आप लिख नहीं पा रहे हो। तो इस तरीके से इन्होंने 2022 में कोविड के लॉकडाउन हटवाए थे। रिकॉल दैट इट वॉज यंग पीपल। चलिए, रिकॉल वर्ब है यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे यू होगा, अंडरस्टूड होगा, ठीक है, यू रिकॉल। इट की वर्ब है वॉज, दैट की वर्ब है फोर्स्ड, दैट आया है यंग पीपल के लिए। कह रहा है जी बट इट्स नॉट जस्ट चाइना, लेकिन ये सिर्फ चाइना की बात ही नहीं है। ऐसा कैसे? कह रहा है द यंग एवरीवेयर आर ऑलवेज अ पोटेंशियल डिसरप्टर ऑफ द स्टेटस को। कह रहा है जो यंग होते हैं या नौजवान होते हैं हर एक जगह, चाइना में नहीं, एवरीवेयर, वो हमेशा एक पोटेंशियल डिसरप्टर होते हैं या डिस्टर्बेंस लाने वाले होते हैं स्टेटस को में या फिर यथास्थिति में। स्टेटस को क्या है? जो चीज़ें अभी चल रही हैं, जो प्रथाएं, जो लॉज, जो कानून, जो सिस्टम्स अभी जो फोर्स में है। तो हमेशा यंग लोग ही इन कानूनों में, चीज़ों में, प्रथाओं में, ट्रेडिशंस में डिसरप्शन यानी डिस्टर्बेंस लाने का काम करते हैं। पहले डिस्टर्बेंस लाएंगे और बाद में इन चीज़ों में बदलाव आएगा। चलिए, यंग की वर्ब है आर, डिसरप्टर आपने देख लिया। कह रहा जी दे कैन गैल्वनाइज नेशंस और हेरल्ड रेवोल्यूशंस। ये गैल्वनाइज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। गैल्वनाइज करना, किसी को एक्शन करने के लिए प्रेरित करना, तो ये हरकत में ला सकते हैं पूरे देश को। और हेरल्ड कर सकते हैं, यह एक संकेत बन सकते हैं रेवोल्यूशन का, क्रांति का। ठीक है, यंग पीपल की बात हो रही है। कह रहा है बी इट द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, वियतनाम और द यूक्रेनियन यूरोमेडन प्रोटेस्ट, इट इज़ द यंग हु स्ट्रक द फर्स्ट ब्लो। कह रहा है जी चाहे बात हो, बी इट एक फ्रेज अंग्रेजी में बहुत बार आता है, इसका मतलब ये होता है चाहे बात हो। कह रहा है जी चाहे बात हो 1989 में बर्लिन वॉल के गिरने की, है ना, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी जो अलग अलग किए हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो बीच में बर्लिन वॉल गिरा दी गई, जर्मनी एक हो गया। कह रहा है चाहे तो उस घटना की बात कर लो, चाहे 70s में वियतनाम की बात कर लो, चाहे 2013-14 में यूक्रेन में यूरोमेडन प्रोटेस्ट की बात कर लो जो पुतिन के खिलाफ हुए थे, यूक्रेन की सरकार पुतिन से मिली हुई थी। कह रहे किसी भी किस्से की बात कर लो, ये यंग लोग ही हैं जो स्ट्राइक करते हैं पहला ब्लो, जो सबसे पहला वार करते हैं। स्ट्राइक द फर्स्ट ब्लो, सबसे पहला वार करना, और जिन्होंने चेंज को भी ब्रिंग अबाउट किया, जो बदलाव को भी ब्रॉट अबाउट करके ले करके आए। ब्रिंग अबाउट करना, किसी चीज़ को, घटना को घटित करवाना, किसी चीज़ को लाना। वो कैब थोड़ी हैवी है मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना। चलो, अब एक पैराग्राफ लास्ट रह गया है, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है वो भी देख लेंगे। स्ट्रक्चर देख लो इस सेंटेंस की। बी इट यानी चाहे बात हो, इट की वर्ब है इज, हु आया है यंग के लिए, ठीक है। स्ट्राइक द फर्स्ट ब्लो, पहला वार करना। ब्रिंग अबाउट या ब्रॉट अबाउट, किसी चीज़ को लेकर के आना। कह रहा है जी द लेसन फॉर चाइना, चाइना के लिए क्या सबक है। लिसन क्लोजली टू द यंग, क्लोजली बड़ा ध्यान से सुनो यंग को, द यंग यानी सभी नौजवानों को, नौजवानों की बात सुनो, ये है चाइना के लिए लेसन। कह रहे जी व्हाट मोटिवेट्स देम, क्या चीज़ मोटिवेट करती है यूथ को, कौन सी चीज़ इनको प्रेरित करती है, ये चाइना को समझना है। व्हाट ट्रबल्स देम, कौन सी चीज़ उनको ट्रबल करती है, परेशान करती है, ये भी चाइना को समझना है।
इज़ द इकोनॉमिक सिचुएशन कॉजिंग देम टू डिस्पेयर, क्या जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आर्थिक हालात हैं चाइना के, वो कॉज कर रहे हैं इनको डिस्पेयर करने में, वो इनको डिस्पेयर में ढकेल रहे हैं या फिर निराशा में, होपलेसनेस की स्टेट में ला रहे हैं। डिस्पेयर करना यानी निराश हो जाना, सारी होप छोड़ देना। डिस्पेयर एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है, यहाँ वर्ब की तरह फॉर्म यूज़ हुआ है। तो क्या इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से यूथ जो है दिल छोड़े बैठी है? सवाल पूछा अगेन, कह रहा है इज़ द स्ट्रेस ऑफ एग्जाम्स टेकिंग ए टोल, या फिर एग्जाम्स का जो स्ट्रेस है वो टेक कर रहा है एक टोल को, वो एक बुरा प्रभाव छोड़ रहा है। टेक ए टोल करना, टू लीव एन एडवर्स इम्पैक्ट। फिर क्या आगे, इज सोशल मीडिया डिस्टोर्टिंग देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी, क्या सोशल मीडिया जो है वो डिस्टोर्ट कर रहा है, तोड़ मरोड़ रहा है उनके परसेप्शन को, नज़रिए को, जो हकीकत को लेकर के है, रियलिटी को लेकर के है। ठीक है, सवाल ही सवाल पूछे जा रहा है। कह रहा है जी रीडिंग द पल्स ऑफ काउंटर कल्चर ट्रेंड्स इज़ वाइटल, कह रहा है जी पल्स को रीड करना या नब्ज को पकड़ना। पल्स यानी नब्ज, रीड करना यानी पढ़ना या पकड़ना। कह रहे जी नब्ज को पढ़ना काउंटर कल्चर ट्रेंड्स की, जो कल्चर के काउंटर चलने वाले ट्रेंड्स हैं, है ना, जो प्रथाओं के उल्टे चलने वाले नए रुझान हैं, कह रहे वो बहुत वाइटल है, बहुत ज़रूरी है ना। कोई नई चीज़ अगर समाज में हो रही है तो उसकी नब्ज पकड़ने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। वाइटल यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिर सवाल पूछा, इज़ बेंस्की ए यूथ आइकन इन द वेस्ट, क्या बेंस्की जो है वो एक यूथ आइकन है वेस्ट में? बेंस्की एक इंग्लिश मैन है, इंग्लैंड का एक लड़का है जिसकी पहचान किसी को नहीं पता, है ना, इसकी आइडेंटिटी हमें नहीं पता। ये रातों में निकलेगा और ग्राफिटी यानी कि दीवारों पे, पब्लिक प्लेसेस पे आर्ट बनाएगा, और इसकी ग्राफिटी इतनी दमदार होती है, समाज में बदलाव लाने वाली, है ना, करप्शन को दिखाने वाली, समाज की बुरी चीज़ों को खुलेआम, है ना, पॉइंट आउट करने वाली ग्राफिटी होती है इसकी। तो बेंस्की की आप ग्राफिटी चेक करना गूगल में, आप देखोगे, मज़ा आएगा आपको देख के। कह रहा है ये बेंस्की नाम का आदमी जो पता नहीं है कौन है, बस ये रात में निकलेगा अपना नकाब पहन के और कहीं भी कुछ बना करके भाग जाएगा। क्या ये बेंस्की जैसे लोग आजकल आइकन बने हुए हैं वेस्ट में? सवाल पूछा है। कह रहे जी आर लॉर्ड्स ऑफ इंडियाज यूथ लिसनिंग टू द ट्यून्स ऑफ सिद्धू मूसेवाला, क्या भारत में भी बहुत सारे जो टीन्स हैं या यूथ हैं या यंग हैं सिद्धू मूसेवाले के गाने सुन रहे हैं? अगेन सिद्धू मूसेवाला भी आपको पता होगा, थोड़ी काउंटर व्यूज़ थी इनकी सरकारों को लेकर के और इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। कह रहे जी अंडरस्टैंड, पहले समझो, देन कनेक्ट, फिर कनेक्ट करो। क्या यंग चाहता है, पहले उसको समझो, सही है गलत है, फिर उसके हिसाब से कनेक्ट करो। कह रहे बट डोंट स्टिफल, लेकिन स्टिफल मत करो, गला मत घोटो, आवाज़ को दबाओ मत। स्टिफल करना किसी के मुंह को ऐसे पकड़ के एकदम कर देते हो ना आप, बोल ना पाए, तो आप गला मत घोटो, सुनो और कनेक्ट करो। कह रहा है जी ओल्डीज इन पावर डोंट ऑलवेज गेट इट, जो ओल्डीज हैं, जो ओल्ड पीपल हैं पावर में, शक्ति में बैठने वाले, सरकारों में बैठने वाले, हमेशा उनको ये बात समझ में नहीं आती है। अक्सर वो इस चीज़ में गलती करते हैं, यूथ को समझ नहीं पाते। चलिए ओल्डीज इन पावर की वर्ब है डू नॉट गेट। इंटरेस्टिंग लगा हुआ आर्टिकल आज का। एक कॉन्सेप्ट आपको ग्रामर का करवाता हूँ, ये पूरा हो चुका है अपना ना आर्टिकल। कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि ये वट, वेयर, वाई जब भी आ जाए, देखो कहीं आया होगा ना, हाँ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो आप, इज़, और मेन वर्ब देख रहे हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म ये रखी हुई है सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब पहले, मेन वर्ब बाद में। तो वट की वजह से ये हुआ क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। लेकिन इस सेंटेंस में ऐसा नहीं हुआ। वट मोटिवेट्स देम, देखा आपने, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे मोटिवेट्स में से डज निकलनी चाहिए बाहर, तो वट डज मोटिवेट देम क्यों नहीं लिखूं? यहाँ भी नहीं हुआ। वट ट्रबल्स देम, तो वट डज ट्रबल देम क्यों ना लिखूं? इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे आपको, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, और वट और हु के साथ ये चक्कर हमेशा रहता है। देखो चक्कर ये है जी, वट और हु, हुम, हु और हुम एक ही बात है, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव है ना, केस है। वट और हु हुम जो है ना, कभी कभी ये डूअर होते हैं एक्शन का, सेंटेंस में एक्शन को करने वाले खुद ही होंगे, सब्जेक्ट ये बने होंगे। ऐसे केसेस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद इनमें इन्वर्जन नहीं किया जा सकता, ये सीधे सीधे अपनी वर्ब ले लेंगे बिना इन्वर्जन के। फिर सुन लो, वट और हु हुम कभी कभी सेंटेंस में डूअर का काम करते हैं, और जब ये डूअर होंगे तब सेंटेंस में इन्वर्जन नहीं होता, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट होते हैं, अपनी वर्ब अपने पास रखते हैं बिना इन्वर्जन के। चलो अब इसको टेक्निकली समझते हैं।
वेयर माई फ़ोन इज़, मेरा फ़ोन कहाँ है। हाउ योर डे वॉज, आपका दिन कैसा रहा। वाई यू स्लीप लेट, आप देर तक क्यों सोते हैं। व्हेन ही कॉल्ड यू, उसने आपको कब फ़ोन किया। चारों के अंदर वेयर, हाउ, व्हेन और जो है वाई से सेंटेंस शुरू हुआ है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रखा गया है क्योंकि इन चारों में क्वेश्चन मार्क लास्ट में है और ये वाई वेयर से शुरू हो रहे हैं, तो मुझे इन्वर्जन करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आऊँगा। तो वेयर माई फोन इज में सब्जेक्ट है फोन, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो मैं इसको लिखूंगा वेयर इज माई फोन। ठीक है, यहां भी सवाल है वे हाउ योर डे वॉज, तो वॉज को हटा देना यहां से और लिख दो हाउ वॉज योर डे। ठीक है, अब यहां पे वाई यू स्लीप लेट, हेल्पिंग वर्ब यहां पे है ही नहीं, इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी, यू के हिसाब से निकलेगी डू। तो मैं लिखूंगा वाई डू यू स्लीप लेट। हेल्पिंग वर्ब तो आपको सब्जेक्ट के पहले रखनी ही रखनी है, हर केस के अंदर ऐसा ही होगा। योर डे से पहले वॉज, यू से पहले डू, माई फोन से पहले इज। व्हेन ही कॉल्ड यू, उसने आपको कब कॉल किया। पास की वर्ब लगी हुई है, पास इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब निकलेगी डिड, ऊपर निकली थी डू, यहाँ निकल गई डिड। ठीक है, और डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो व्हेन डिड ही कॉल यू। अब देखो ये सेंटेंस आपने जो बनाने थे वैसे बना लिए, अब इसका अपने को देखना एक्सेप्शन। वट ही इज़ डूइंग नाउ डेज, आजकल वो क्या कर रहा है। वट लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो क्या करूं, इज को उठा करके ही से पहले लिख लूंगा वट इज ही डूइंग नाउ डेज। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा एक सेंटेंस और देखो, वट मोटिवेट्स देम, यहां भी वट लगा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन यहां पे मुझे डज बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि इस केस में वट जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और मोटिवेट उसकी वर्ब है। देखो यहाँ पे डूइंग का काम ही करेगा, यहाँ पे कॉल का काम ही करेगा, स्लीप का काम यू करेगा, डे का काम वॉज करेगा, फ़ोन जो है काम कर रहा है और वर्ब होगी इसकी इज। लेकिन यहाँ पे मोटिवेट की कोई सब्जेक्ट अलग से नहीं है, सब्जेक्ट के लिए वट ही सब्जेक्ट बनेगा। जब अलग से कोई सब्जेक्ट दिया ही नहीं हुआ तो इसका इन्वर्जन हो ही नहीं सकता। तो वट डज मोटिवेट दम, ये गलत हो जाएगा, डज और मोटिवेट के बीच में एक सब्जेक्ट मिसिंग है जो सेंटेंस में दिया ही नहीं हुआ, इसलिए ऐसे केसेस में वट सब्जेक्ट बनता है और नो इन्वर्जन इज नीडेड इन द सेंटेंस। वट मोटिवेट्स दम, ये बन जाएगा आपका सेंटेंस। वैसे ही हु हेल्प्ड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, किसने आपको हेल्प किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हु हेल्प्ड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मुझे बताओ हेल्प किसने किया, यू ने किया क्या, नहीं, हु ने हेल्प किया। मतलब मैं पूछ रहा हूं किसने किया, यू ने हेल्प नहीं किया, आपको तो हेल्प मिली है, तो अगेन सब्जेक्ट अपने पास है ही नहीं। तो हु डिड हेल्प यू, हु डिड हेल्प यू ऐसा आप लिख नहीं सकते, समझ गए ना। तो हु हेल्प्ड यू आप लिखोगे, हु हेल्प्ड यू आप लिखोगे बिना इन्वर्जन के। हाँ, अगर आप ऐसा लिख दें हु डिड यू हेल्प, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपने किसको मदद की। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो सेंटेंस ही अलग है। अगर आप बीच में यू लगा के शुरू में डिड लगा दें और आप बोले सर मैंने इन्वर्जन कर दिया, तो ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग बदल दिया, फिर ये और सेंटेंस है। आपने किसको मदद की क्वेश्चन सॉल्व करने में, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि आपकी मदद किसने की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हु हेल्प्ड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो याद रखें, जब जब वर्ब का कोई सब्जेक्ट ना मिले वट और हु के साथ में, वट और हु ही सब्जेक्ट बन जाएंगे और सेंटेंस में इन्वर्जन की ज़रूरत नहीं होती है। कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है लेकिन बिल्कुल आपको फॉर्मूला की तरह सिखा दिया है मैंने। एक बार इसको रिवाइंड कर लेना 5 मिनट की इस वीडियो को। चलिए लास्ट में क्वेश्चन देता हूँ एज होमवर्क। हु डज लिव या लिव्स इन द हाउस नेक्स्ट टू योर्स, आपके बगल वाले घर में कौन रहता है। हु डज लिव या हु लिव्स, जो भी आप चूज करें, इन द हाउस नेक्स्ट टू योर्स। ठीक है, सही करके डालना कमेंट्स में, दोनों में से सही चॉइस को चूज करके कमेंट्स में डालना अपना आंसर, वहीं पे गलत या सही आपको बताएंगे। जल्दी से क्लास को करते हैं रैपअप, आ जाओ अपने क्विज पे। क्लास कैसी लगी है ज़रूर से एक लाइक देना, अपना फीडबैक भी कमेंट्स में दे दिया करो ताकि ऐसी क्लासेस को बार बार लाया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सबसे अच्छे तरीके से समराइज करेगी इस आर्टिकल के मैसेज को। इनमें से किस स्टेटमेंट से आपको इस आर्टिकल का थीम या मैसेज या सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। चारों स्टेटमेंट्स पढ़ लो एक बार।
देखिए इसमें आंसर बनेगा बी। यूथ जो हैं एक सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिसरप्शन होते हैं, तबाही लाने वाले होते हैं पोटेंशियल तरीके पे, इन पॉजिटिव सेंस, ठीक है, चीज़ों को बदलाव लाने वाले, और उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाना चाहिए लीडरशिप सरकार के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट में बी आंसर बन जाएगा। साथ साथ करते जाओ, सॉल्व करो। कह रहा है ये जो फ्रेज है ओल्डीज इन पावर डोंट ऑलवेज गेट दिस, इस फ्रेज का क्या मीनिंग है, इससे क्या संदेश देना चाह रहा है आर्टिकल। ओल्डीज इन द पावर डोंट ऑलवेज गेट दिस, इससे क्या सजेशन मिल रहा है। देखो जी, ओल्ड इज इन पावर यानी बड़े बूढ़े लोग जो सत्ता में बैठे हैं, सरकारों में बैठे हैं, हमेशा वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते या फिर यूथ की बात को समझने को इग्नोर कर देते हैं ना, इग्नोर ही करते हैं यूथ को। यही जो है इस फ्रेज से बताया जा रहा है। तो यंग पीपल आर ऑफ्टन इग्नोर्ड, यंग पीपल को अक्सर इग्नोर किया जाता है ओल्डर जनरेशन्स के द्वारा जो पावर में बैठी है। चलो, वो कैब के क्वेश्चंस। ऐसा आदमी जो सिक्के इकट्ठा करे, रेटिन्यू का मीनिंग पूछा आपसे, ब्रिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब, टू गेट कोल्ड फिट ईडियम, हेरल्ड वर्ड का मीनिंग पूछा है, स्टिफल होता है, एरोगेंस होता है, हार्बिंगर होता है, गैल्वनाइज होता है। और एक फ्यूनरल प्रोसेशन को, है ना, जो किसी आदमी के साथ निकलती है, डेड बॉडी के साथ, किसी, है ना, दिव्यात्मा के साथ, तो उसके साथ में कौन सा, उस प्रोसेशन के लिए, उस मार्च के लिए, रैली के लिए कौन सा वन वर्ड होता है। सारे वर्ड्स करवाएं आपको, एक बार खुद से ट्राई देनी है। फर्स्ट कमेंट में वीडियो के नीचे डाल दिए गए हैं आंसर्स, वहाँ से मैच कर लेना। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। लास्ट में 2 क्वेश्चंस हैं ग्रामर के, हु और व्हाट की वजह से 2 एरर्स आपको मिल सकती हैं। कोशिश करो ढूंढने की, मेरे कमेंट से सारे आंसर्स, सारी एरर्स को मैच करना, फिर बताना आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। ठीक है, 1 मिला, 2 मिला, 10 मिले, 8 मिले, डालना चाहिए ताकि धीरे धीरे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। चलिए, क्लास कैसी लगी आज की, जो बच्चों ने पूरी देखी है पीडी लिख करके बताना सर पूरा देखा, इंटरेस्टिंग लगी हो तो पीडीआई लिख देना सर पूरा भी देखा और इंटरेस्टिंग भी लगा, सब समझ में भी आया। कल आपसे लेंगे मुलाकात, अंटिल देन। और हाँ, ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।